वेलकम टू फिनिक्स एडू। दिस इज़ योर एसके मैम एंड आई होप आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जा रही होगी, राइट? तो आज के वीडियो में हम लोग जो आपका चैप्टर 2 है साइंस के टेक्स्ट बुक का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसका वन शॉर्ट रिविजन करने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमारे जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ सावर होते हैं, कुछ बिटर होते हैं, तो इनका ऐसा टेस्ट क्यों आता है? सो वी ऑल नो कि जो उनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ना, एसिड्स जनरली सावर इन टेस्ट होते हैं। तो जो सावर सब्सटेंसेस जैसे आपका नींबू हो गया, विनेगर हो गया, इनका जो ये खट्टा टेस्ट आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड दे टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ऑल राइट। अब ये लिटमस क्या होता है? लिटमस हमें पता है कि लिटमस जो होता है वो लाइकन से ऑब्टेन होता है, एक पर्पल कलर का डाई होता है। और क्योंकि ये बता रहा है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं, राइट? दे इंडिकेट और दे डिटेक्ट वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ऐसे ही नेचुरली ऑब्टेन्ड दूसरे और सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि रेड कैबेज के लीव्स हो गए, या फिर टर्मरिक हो गया। टर्मरिक भी बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। अभी इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या देखा भाई कि दे आर सावर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। अब हम लोग सारे एसिड्स या फिर अननोन सोल्यूशन को ऐसे टेस्ट करके तो नहीं बता सकते, तो उनकी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे आर दो सब्सटेंसेस विच गिव H+ आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। जब हम उनको वाटर में ऐड करते हैं तो वो एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन्स डोनेट करते हैं। और क्या होती है प्रॉपर्टी? अभी जैसे हमने देखा कि वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल हो गए HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया कि ये एक्सेसिव अमाउंट्स में H+ आयन्स डोनेट करते हैं इन देयर एक्वस सोल्यूशन। इनके जस्ट ऑपोजिट कौन से हो जाते हैं बच्चों? वीक एसिड्स हो जाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। ये एसिड्स जो होते हैं ये ज़्यादा H+ आयन्स फ्लरिश नहीं करते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स बोलते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी होती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। तो ऐसे एसिड्स, ऐसे एसिडिक सॉल्यूशंस जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है पर सॉल्वेंट या फिर वाटर का अमाउंट कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। इनके जस्ट ऑपोजिट होते हैं डाइल्यूट एसिड्स, जिनमें एसिड का अमाउंट कम होता है पर सॉल्वेंट यानी वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना समझ में आता है? ऑल राइट, इसके बाद ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो बेसिस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो जो ये सब्सटेंसेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, थोड़े कड़वे होते हैं। ठीक है, एंड दे आर सोपी इन टच। ठीक है, थोड़ा उनका टेक्सचर सोपी जैसा होता है। दूसरा, दे गिव OH- आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो जैसे H+ एसिड्स जो होते हैं वो H+ डोनेट करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, बेसिस OH- या फिर हाइड्रोक्सिल आयन्स डोनेट करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। अब जैसे जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं ना, हमने जैसे देखा था ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो आपके बेसिस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब मैम इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कैसे याद रखें? तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बेसिस टर्न ब्लू। बस एक बेस का आप याद रखो, एसिड का आपके दिमाग में रहेगा, बस ये याद रखो बेसिस टर्न ब्लू। तो अगर ब्लू कन्वर्ट हो रहा है तो रेड लिटमस को ही कन्वर्ट करेगा। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि जितने भी बेसिस होते हैं बेसिस टर्न ब्लू। ठीक है, चलो तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई बेसिस की। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं इनको स्ट्रॉन्ग बेसिस? क्योंकि ये अपने एक्वस सोल्यूशन में एक्सेसिव अमाउंट में
जो हाइड्रोक्सिल आयन है, OH माइनस आयन है, वो डोनेट करते हैं। इनके जस्ट ऑपोजिट होते हैं भाई वीक बेसिस। वीक बेसिस का एग्जांपल हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कम अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको वीक बेसिस बोलते हैं। ठीक है, एक और टर्म होती है बेसिस में जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कली। तो एल्कली क्या होता है, 3 वर्ड में डिफाइन करते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, तो ऐसे बेस जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग एल्कली भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो एसिड और बेसिस के बारे में देख लिया, अब ज़रा हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं। तो भाई क्या बोला, इंडिकेटर, उनके नाम से पता चल रहा है, दो सब्सटेंसेज विच इंडिकेट वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ठीक है, सब्सटेंसेज विच चेंज देयर स्मेल और कलर, इनके कलर या स्मेल से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अब जो ये बच्चों इंडिकेटर्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, थोड़ा सा फटाफट से इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं बच्चों, जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि आपका लिटमस पेपर हो गया। ठीक है, जो कि नेचर में प्लांट्स में ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि आपका लिटमस पेपर हो गया। टर्मरिक हो गया, टर्मरिक जो होता है ये बेसिक सोल्यूशन में ऑरेंज कलर का हो जाता है। टर्मरिक यानी हल्दी, तो हल्दी वैसे तो येलो कलर की होती है, बट जब उसको किसी बेस में ऐड करते हैं ना तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। एसिड्स में उसका कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, ऐसी सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोफ्थलीन सोल्यूशन। ठीक है, तो जो फिनोफ्थलीन होता है ये एसिडिक में नो चेंज, बट बेसिक में क्या करता है बच्चों, बेसिक में ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये तीसरा क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ओडर में या फिर जिनके स्मेल में चेंज आ जाता है। ठीक है, एसिड्स या बेसिस में जब इन्हें ऐड करते हैं तो इनके स्मेल में चेंज आ जाता है। जैसे कि अनियन, जो प्याज होता है ना, ये बेस में ओडरलेस हो जाता है। प्याज की एक बहुत ही यूनिक स्मेल होती है, बट जब उसे हम किसी बेस में ऐड करते हैं तो उसकी वो स्मेल गायब हो जाती है, ओडरलेस हो जाता है। तो क्या बोलेंगे भाई कि जो अनियन होता है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने इंडिकेटर और उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म अ मेटालिक सॉल्ट एंड दे रिलीज H2 गैस। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने जिंक की रिएक्शन कराई HCl के साथ तो ZnCl2 एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगी और H2 गैस रिलीज होगी। अब कैसे पता करते हैं किसी भी रिएक्शन में कोई गैस ऑब्टेन हुई है कि नहीं हुई है, तो वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, जब हम लोग जो H2 गैस है ना, जब उसको हम लोग किसी बर्निंग कैंडल के पास लेके जाते हैं ना, तो दैट बर्निंग कैंडल बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। तो आप उससे बता सकते हो कि इस रिएक्शन में H2 गैस इवॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, जैसे आपने देखा इसमें जिंक ग्रैन्युअल्स की रिएक्शन कराई H2SO4 क्या है, एसिड है, तो H2 गैस रिलीज हुई होगी। और वो जो H2 गैस को जब हमने एक बर्निंग कैंडल से पास कराया तो इट बर्न्ड विद अ पॉपिंग साउंड। तो ये एक डिटेक्शन है कि इस रिएक्शन में H2 गैस ऑब्टेन हुई है, प्रोडक्ट में ऑब्टेन हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, बेसिस की रिएक्शन देखते हैं मेटल के साथ। तो जैसे एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ तो H2 गैस मिलती है, वैसे ही जब मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस H2 गैस मिलती है और एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी जिंक की रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो हमें सोडियम जिंकेट मिला और H2 गैस ऑब्टेन हुई है। ठीक है,
चलो, अब हम लोग को एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सारे मेटल जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं रखते। आपने चैप्टर 3 में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, राइट? तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, उन्हीं के केसेस में H2 गैस ऑब्टेन होती है। जो लेस रिएक्टिव होते हैं ना, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनके केसेस में H2 गैस ऑब्टेन नहीं होती। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर 3 जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ऑल राइट। अब जो एसिड होते हैं, जैसे वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, वैसे ही वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, राइट? तो जब भी किसी एसिड के किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलता है और वाटर फॉर्मेशन होता है, ठीक है? CO2 भी क्या है भाई? गैस है। अभी H2 गैस की डिटेक्शन हमने देख ली। हाउ वी विल फाइंड आउट किसी भी रिएक्शन में CO2 गैस ऑब्टेन हुई है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है? तो जब भी हमें ये पता करना होता है ना कि किसी भी रिएक्शन में CO2 गैस ऑब्टेन हुई है कि नहीं, तो उसको हम लोग लाइम वाटर से पास करा सकते हैं। लाइम वाटर क्या होता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर से जब हम लोग CO2 गैस को टर्न कराते हैं, जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो जो सल्यूशन होता है ना, वो टर्बिड हो जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। लाइम वाटर वैसे कलरलेस होता है, राइट? बट जब हम उसमें CO2 की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो वो बताता है कि भाई इस रिएक्शन में CO2 गैस ऑब्टेन हुई। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, HCl की रिएक्शन कराई है सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ है, CO2 गैस ऑब्टेन हुई है। अब इस CO2 गैस को जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ पास कराया तो यहाँ पे हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। यही वाइट प्रेसिपिटेट बताता है कि यहाँ पे CO2 गैस ऑब्टेन हुई है, ठीक है? ऑल राइट। एसिड्स की रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट। तो जैसे मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होती है ना, सेम वही रिएक्शन आपकी एसिड्स की मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी होती है, ठीक है? बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जब रिएक्शन कराई हमने HCl के साथ, तो क्या मिला हमें? सॉल्ट मिला, CO2 मिला और वाटर मिला। अगेन ये जो CO2 गैस होगी, इसको हम लोग लास्ट पेज वाले जो एक्सपेरिमेंट है इससे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है? ऑल राइट। एसिड्स की रिएक्शन देख लिया, अब एक बार बेसिस की देख लेते हैं। तो भाई बेसिस जो होते हैं वो ना ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ना ही मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। सो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? चलो, ऑल राइट। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। जब हम किसी एसिड और बेस की रिएक्शन साथ में कराते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो जब भी किसी एसिड के किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं HCl और NaOH की रिएक्शन होगी तो NaCl और वाटर प्रोड्यूस होगा। सच अ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? चलो, अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। सॉल्ट तो प्रोड्यूस होगा बट वो एसिडिक इन नेचर होगा, तो सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है? अगर हम किसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में हमें एक बेसिक सॉल्ट मिलता है, ठीक है? जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका कंपोनेंट डोमिनेंट होता है सॉल्ट में, राइट? स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है? बट अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में एक न्यूट्रल सॉल्ट ऑब्टेन होता है,
ठीक है। वैसे ही अगर हम एक वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब मैम आप ये कैसे बता रहे हो कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कोई भी एसिडिक सॉल्ट जो है वो एसिडिक है या बेसिक है? इसके बारे में हम लोग जब अभी आगे पीएच के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम समझ सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन या फिर कोई भी एसिड बेस होता है तो वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ठीक है। चलो ऑल राइट, जब भी किसी एसिड की किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या होता है। आपको पता है जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ऑब्वियसली वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे सकते हैं। तो क्या देखा हमने कि जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, so they can react with acids to form salt and water. It is also an example of a neutralization reaction, ठीक है। all right, similarly जो आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, so they react with base to form salt and water. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे आपका CO2 हो गया, NO हो गया, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं they react with bases to form salt and water. all right, चलो अब एक बार ज़रा हम लोग जो रिएक्शंस हैं उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भाई एसिड ऑन रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट फॉर्म सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। सिमिलरली एसिड की जब मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अभी लास्ट स्लाइड्स में हमने H2 गैस और CO2 गैस का डिटेक्शन भी देखा था, ठीक है। चलो एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ तो क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, CO2 गैस मिलती है और वाटर मिलता है, ठीक है। और एसिड के जब किसी मेटालिक ऑक्साइड जो कि कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, उनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। एंड लास्टली जब किसी एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। ये दोनों जो है आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब फटाफट से हम लोग रिएक्शन ऑफ बेसिस देख लेते हैं बच्चों। तो बेस की जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। बेसिस जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ ही रिएक्शन नहीं देते हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अगेन बेस जो होता है वो एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, और बेस जो होता है जब वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। तो जब किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। इतना आपको केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट क्लियर होगा, आई होप। ऑल राइट, अच्छा अभी तक हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे भाई, अब ज़रा थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे H+ आयंस डोनेट करते हैं, ठीक है। सारे के सारे H+ आयंस डोनेट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और जितने भी बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन डोनेट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा अब क्या होता है कि क्योंकि आपके एसिड्स और बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में आयंस डोनेट कर रहे हैं ना, आयंस फॉर्म कर रहे हैं, तो जो आयंस होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो आपके जो एसिड्स और बेसिस के जो सॉल्यूशंस होते हैं इनकी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक HCl का सॉल्यूशन लिया और उसको हमने एक सर्किट से जोड़ दिया है, तो जब इसका हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पे लाइट मिलती है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज दे हैव आयंस प्रेजेंट इन देम, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड एक हम लोग आपका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एक एसिड लेते हैं, सपोज करो HCl।
HCl जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। जब HCl में एब्सेंस ऑफ वाटर है तो वहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं है ना, आयंस एब्सेंट है। तो जब आयंस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एसिड्स डू नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज देयर आर नो आयंस प्रेजेंट। ठीक है, ऑल राइट। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? अभी हमने देखा कि आपके जो एसिड्स होते हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं। बट अल्कोहल या फिर ग्लूकोज हो गया डू नॉट प्रोड्यूस एनी H+ आयन। ठीक है, तो क्योंकि ग्लूकोज या फिर अल्कोहल में कोई H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या फिर दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। बट आपके जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ वाई दे शो एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए आसान रहा होगा। अच्छा, जब भी हम किसी एसिड का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो H+ आयंस होते हैं ना, दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। वहाँ पे क्या होता है, H+ आयंस जो होते हैं वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O+ आयन बना लेते हैं। ठीक है, चलो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन इज़ नथिंग बट एन H+ आयन विच हैज़ रिएक्टेड विद अ वाटर मॉलिक्यूल। ऑल राइट। वैसे ही जब हम लोग बेसिस को वाटर में ऐड करते हैं तो बेसिस क्या देते हैं, बेसिस OH- आयंस देते हैं। और वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली बोलते हैं। अच्छा देखो, थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक? हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जब भी हम लोग डाइल्यूट करना होता है एसिड को तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो उस केस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कुछ केसेस में वो इतनी ज़्यादा होती है कि इट माइट एक्सप्लोड। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू ऐड acid to water, acid to water, ये recommended होता है, ना कि इसका opposite। ठीक है, चलो, अभी हम लोगों ने बेसिक सॉल्ट, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब कैसे पता चलती किसी भी एसिड बेस की स्ट्रेंथ, तो हमें बताए हम pH स्केल यूज़ करते हैं। pH स्केल जो होती है वो ये बताती है कि कोई भी जो एसिड या बेस या कोई भी कंपाउंड है वो कितना अच्छा एसिड है या फिर वो कितना अच्छा बेस है। तो बेसिकली वो एक ऐसी 0 से लेके 14 तक का उसका रेंज होता है। एंड इफ़ द pH इज़ इक्वल टू 7 तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं। इफ़ द pH इज़ लेस देन 7 होती है वैल्यू 0 से 7 के बीच में, तो उसको हम लोग एसिडिक सोल्यूशन बोलते हैं। और अगर 7 से ज़्यादा होती है तो क्या बोलते हैं, उसको बेसिक सोल्यूशन बोलते हैं। आप देख सकते हो स्केल में, जैसे जो प्योर वाटर होता है उसका जो pH होता है वो 7 होता है। बट जैसे लेमन जूस हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, या फिर आप समझ सकते हो HCl हो गया, इन सब का क्या होता है, pH 7 से कम होता है। क्यों? क्योंकि आपके एसिडिक सोल्यूशन होते हैं। वैसे ही आपका जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, चॉक हो गया, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सारे बेसिक सोल्यूशन होते हैं, तो इनका pH 7 से ज़्यादा होता है, 7 to 14 में रेंज करता है। ठीक है, ऑल राइट। अब pH की इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे डे टू डे लाइफ में pH के बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक बार वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं।
ठीक है। सो देर आर सम प्लांट्स एंड एनिमल विच आर सेंसिटिव टू पीएच, ठीक है। ऐसे को बहुत सारे क्रूशियल लाइफ प्रोसेस जैसे डाइजेशन हो गया या फिर कोई भी और प्रोसेस हो गया, वो क्रूशियल पीएच लेवल में होता है। तो कोई भी प्लांट या फिर कोई भी एनिमल ये इंश्योर करता है कि फॉर दैट प्रोसेस टू हैपन द पीएच शुड बी इन दैट ऑप्टिमम रेंज। जैसे कि पीएच ऑफ अ सॉइल हो गया, ठीक है। तो पीएच ऑफ अ सॉइल, किसी भी सॉइल में जब हम लोग फर्टिलिटी के लिए क्या होता है कि उसके ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए या फिर क्रॉप्स के लिए उसका जो पीएच होता है वो 6.5 से 7 के बीच में रेंज करना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी सॉइल में अगर एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उसमें हम लोग बेसिक सोल्यूशन ऐड करते हैं, और अगर बेसिक होता है तो एसिडिक ऐड करते हैं, ताकि जो पीएच रहे वो ऑप्टिमम रेंज में रहे for the proper growth of the crops. All right. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? अंडर what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quick lime or slaked lime or chalk? देखो ये तीनों ही सब्सटेंसेस में एक कॉमन बात बताए क्या है? क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट चॉक, ये सारे आपके बेसिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब जो फार्मर होगा वो अपने सॉइल में बेसिक सब्सटेंस ऐड करेगा। अब बेसिक क्यों ऐड कर रहा है? क्योंकि सॉइल ऑलरेडी एसिडिक होगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ एसिडिक सॉइल, जब सॉइल का पीएच 7 से एक्सेसिव कम होगा, देखो लास्ट स्लाइड में क्या देखा हमने कि जो ऑप्टिमम लेवल कितना है 6.5 से 7 के बीच में। बट अगर कुछ कंडीशंस में जो आपका सॉइल है अगर वो एसिडिक ज़्यादा है तो उस केस में वो एक बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करेगा ताकि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और जो सॉइल का पीएच है वो वापस ऑप्टिमम लेवल पे आ जाए, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन होगी बच्चों? एसिडिक सॉइल की कंडीशन होगी, अंडर द एसिडिक कंडीशन ऑफ द सॉइल। ऑल राइट। जैसा हमने बोला अभी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, तो आपका एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है। आपको पता है आपके स्टमक में HCl होता है, राइट, और HCl का pH जो होता है वो 1.5 से 4 के बीच में होता है, ठीक है। तो इस ऑप्टिमम लेवल पे ही जो आपका डाइजेशन होता है वो काफ़ी प्रॉपर वे में होता है। तो डाइजेशन में भी पीएच का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सिमिलरली जो टूथ डीके होता है वो कब होता है? जब आपके टीथ का जो इन्वायरमेंट होता है ना वो कैसा होता है? वो 5.5 या फिर बिलो, जब बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होती है उस केस में जो दांत होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एवरीडे पीएच के एवरीडे इम्पॉर्टेंस से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH of 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? ठीक है, देखो मिल्क है, मिल्क का pH कितना है? 6 है। बट मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया है। कर्ड में क्या होता है? वी नो दैट कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। जैसे हमने बोला एसिड होता है मतलब उसका pH जो होगा वो क्या होगा? 7 से कम होगा, लेस देन 7 होगा। तो क्या कह रहा है? हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज? अभी फ्रेश मिल्क का pH 6 है, लेकिन जब कर्ड बन जाएगा तो pH और कम हो जाएगा। सो हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज? द pH विल ड्रॉप। pH क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। pH विल डिक्रीज। वाई? बिकॉज जैसे ही वो कर्ड में कन्वर्ट हुआ है इट हैज़ बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑल राइट, चलो अब हम लोग ज़रा कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl होता है। तो NaCl से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग इन सॉल्ट्स के बारे में ब्रीफली पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से सॉल्ट है वो? सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। दूसरा आपका बेकिंग सोडा, तीसरा आपका वॉशिंग सोडा, चौथा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इन सब की प्रिपरेशन कॉमन सॉल्ट से हो सकती है। सो लेट अस ब्रीफली डिस्कस दीज सॉल्ट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है
कहाँ से, NaCl टेबल सॉल्ट से, उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले उसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, और हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला हमें NaOH का सोल्यूशन मिलता है, Cl2 गैस मिलती है और H2 गैस मिलती है। जो एनोड होती है ना बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में, जो एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है उस पर Cl2 गैस मिलती है, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है कैथोड, उस पर H2 गैस मिलती है। और क्या मिलता है, कैथोड के साइड में ही हमको NaOH का सोल्यूशन मिलता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों होता है ये प्रोसेस यूज, क्लोर एल्कली प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम NaCl या फिर कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ऑल राइट, सेकेंड सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है उसका फॉर्मूला, CaOCl2 या फिर CaOCl। देखो ये जितने भी आपके सॉल्ट्स गिवन है ना बुक में, इनके आपको प्रेपरेशन, इनका केमिकल फार्मूला और इनका जो केमिकल नेम है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। नाम क्या होता है इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अच्छा, कैसे बनाते हैं इसको, जब हम लोग स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस जो होता है, ठीक है, जब उससे हम लोग Cl2 गैस को पास करते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। चलो यूजेस, इनके यूजेस आपके बुक में गिवन है, मैंने यहाँ पे थोड़े से ब्रीफ में लिख भी दिए हैं, आप लोग एक बार पढ़ लो इसको। देखो क्या यूजेस होते हैं, सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो इसको हम लोग डर्टी क्लोथ्स जो होते हैं उसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो आपके जो कॉमन सॉल्ट्स हैं, जो जितने भी यहाँ पे कॉमन कंपाउंड जो हमने डिस्कस किए हैं, उनके आपको प्रेपरेशन, केमिकल नेम और यूजेस पता होना चाहिए। इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट आपका सॉल्ट है बेकिंग सोडा। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब इसको देखो प्रिपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले लाइमस्टोन को हम लोग जब हीट करते हैं तो हमें CO और CO2 मिलता है। अब इस CO2 गैस को हम लोग NaCl और अमोनिया के साथ पास कराते हैं तो हमको NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ठीक है। चलो यूजेस देखो, क्योंकि ये सॉल्ट आपका बेसिक इन नेचर होता है ना, तो ये एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्यों, बिकॉज सोडियम, बेकिंग सोडा जो होता है दैट इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक सॉल्ट होता है, तो एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है, इसीलिए हम इसको एंटासिड की तरह भी यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग वॉशिंग सोडा फॉर वाटर सॉफ्टनर की तरह भी यूज़ करते हैं। जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट सॉल्ट इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और देखो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इस डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है लूजली बॉन्डेड, ठीक है। तो Na2CO3 के सॉल्ट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डॉट का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होता है, मैथ्स का डॉट नहीं है, डॉट का मतलब होता है लूजली बॉन्डेड। तो एक मॉलिक्यूल Na2CO3 के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल लूजली बॉन्डेड होते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं जब हीट कर देते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को, जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है, ठीक है। चलो अगेन इसके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यही देखा कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है।
ठीक है। और जो बाकी और दूसरे जो सोडियम के कंपाउंड जैसे आपका बोरैक्स हो गया, उसकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है, ठीक है। और उसको एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस नहीं की कि भाई बेकिंग सोडा में बेकिंग क्यों बोलते हैं, वाई बेकिंग। तो होता क्या है ना बच्चों कि बेकिंग सोडा जो होता है इसको जब हीट करते हैं तो CO2 गैस ऑब्टेन होती है। अभी जो CO2 गैस होती है, जब इसको हम किसी केक के डो में ऐड करते हैं तो वो उस केक को फ्लफ़ी बना देती है। तो इसीलिए बेकिंग सब्सटेंसेस जैसे आपका केक्स या फिर कुकीज़ हो गए, उसमें हम लोग बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ताकि उसमें जो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, इट मेक्स द केक सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। ठीक है, चलो ऑलराइट। तो लास्ट सॉल्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो एक सॉल्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये डॉट वही है लूजली बाउंडेड वाला। तो CaSO4.2H2O को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaSO4.12H2O। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग POP भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इस हाफ का मतलब क्या होता है। हाफ का मतलब होता है कि भाई एक मॉलिक्यूल होगा आपका CaSO4 का, आपका CaSO4.12H2O का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का होगा, उसके साथ 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे, तो पर यूनिट CaSO4 को हाफ मॉलिक्यूल ही मिला ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको CaSO4.12H2O। ठीक है, चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड एक आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो तो क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4.12H2O, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके CaSO4.2H2O फॉर्म करता है। ठीक है, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड दिस इज जिप्सम। जिप्सम जो होता है ये काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, सो टू अवॉइड दिस रिएक्शन, ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की किसी वाटर के साथ रिएक्शन ना हो, तो हमेशा इट इज़ रिकमेंडेड कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसी मॉइस्चर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करो। ठीक है, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। वन बाय वन हम लोगों ने आपके इस चैप्टर के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, और जो आपके इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल टू यू and thank you so much for watching.